बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का इनकरेजमेंट का शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ बहुत से लोग जो मुझसे डिसएग्री करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी राय का इजहार करते हैं और मेरे लिए वो बड़ी अहम होती है। जो अगर एग्री करते हैं, किसी को अच्छा लगता है, तो आपकी मोहब्बत है कि आप इतना वक्त निकालते हैं कि ना सिर्फ आप देखते हैं बल्कि आप उसके ऊपर कमेंट भी कहते हैं। मैं आपका बहुत ममनून हूँ और आप ही की वजह से ये रोज़ इनकरेजमेंट मिलती है कि आपके सामने नई नई ख़बरें और उनके ऊपर तज्ज़िया जो मेरे मुताबिक हक़ाइक़ पे मबनी है और हक़ाइक़ के ऊपर है, मैं वो आपके सामने पेश कर सकूं। हालात कुछ इस तरह से हैं कि जो डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो ये कि कुछ 4 ख़वातीन जिनकी बेल हुई थी, उनमें से 4 ख़वातीन को दोबारा री अरेस्ट कर लिया गया है। उनमें सनम जावेद हैं, नोटेबल हैं, अफशा तारिक, अशमिया शुजा और शाबानो, ये 4 ख़वातीन थी। इनके हवाले से इनको एटीसी ने बेल दी। सानहा 9 मई का एक केस था और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बेल दी। क्या हुआ? और गुज़िश्ता रोज़ जब बात हुई थी तो उससे अपने लोगों से, सोर्सेज से बात करने से भी ये लगा था कि कोई रास्ता, गुंजाइश निकल रही है, लेकिन हुआ क्या है और ये एकदम तब्दीली कैसे आई, ज़रा उस चीज़ को आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब की हवाले से अदालत ने ऑर्डर कर दिया था कि उनको अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। अभी आज सुबह के टाइम में व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इमरान खान साहब के वकला जोर दे रहे हैं कि भाई कोर्ट का ऑर्डर है तो आप करें। कितना टाइम लगता है चेंज करने में, किसी को, एक कैदी को वहाँ से शिफ्ट करने में, लेकिन जो अटक जेल के हुक्काम है उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। साथ साथ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बताऊं कि साइफर केस आज दोबारा अटक जेल में उसकी समाअत हो रही है, तो समहाउ अब कोई नया नोटिफिकेशन भी आ सकता है कि या कोई, अब जारी बात है वो जब आएगा फिर अदालत में चला जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि रजिस्ट किया जाएगा हुकूमत की जानिब से, ऑब्वियसली रियासती इदारों की जानिब से, कि इमरान खान साहब को वहाँ से यानी अटक जेल से अडयाला ना शिफ्ट किया जाए। गो के तैयारियाँ पहले भी मैंने आपको बताया था, जब अरेस्ट हुए अडयाला में उनकी जगह तैयार थी। अब भी अडयाला में, जो जारी बात है वो जेल का एक प्रोटोकॉल है, वो तैयारी मुकम्मल होती है कि इमरान खान साहब आ जाएँ और हो जाए, लेकिन रजिस्ट किया जा रहा है। मज़ीद चल सकता है या नहीं, ये आगे जाके पता चलेगा। आज आपको मैं थोड़ा बताऊंगा कि साबिक खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, उनके जो साबिक शौहर नामदार हैं खावर फरीद मानेका साहब, वो एक्चुअली वो किस किस्म की शख्सियत हैं, उनका कंडक्ट रहा क्या है, और उन्होंने अभी जो लेटेस्ट उनको अरेस्ट किया गया है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से, वो केस बेसिकली है क्या, इसके ऊपर मैं कल कोशिश मैं कर रहा था। फिर मेरी काफ़ी तफसील में बात हुई जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है उनके हुकाम से। फिर मैंने ओकाड़ा में जो इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया, उनसे पूछा कि ये सिलसिला बेसिकली है क्या और हुआ कैसे, और ये मुमकिन कैसे है कि कोई इसके ऊपर सरकारी ज़मीन के ऊपर को अपनी दुकानें बना ले, शादी हॉल बना ले, तो ये इतना आसान तो नहीं होता। तो ज़रा मुझे उसकी डिटेल्स अब मेरे सामने हैं, तो मैं चाह रहा था कि आपको ज़रा बताऊं कि वो एक्चुअली है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सनम जावेद, जिनके वालिद और उनके ख़ानदान ने बाकायदा तौर पर माफ़ी भी वो मांग चुके हैं, वो कोशिशें भी कर रहे हैं कि उनका सिलसिला हो जाए। तो जब ये बेल उनकी हुई और 4 और ख़वातीन हैं, इनकी बेल हुई, तो उससे तासुर ये मिला, और हम सब ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं खुद अपनी बात भी करूँगा, कि कोई रास्ता नरमी का निकल रहा है, लेकिन इसको फौरी तौर पर इस असर को ज़ायल करने की कोशिश की गई है। और कल जब मैंने एक शख्सियत से बात की व्लॉग करने से पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सनम जावेद साहिबा को, इनको, तो उन्होंने मुझे कहा हाँ जी, वो शायद उनकी वो उसमें नहीं था, फुटेज में नहीं था, शायद वो हमले में मुलव्वस नहीं है, वो वॉक करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन वो कहाँ थी ये शायद पता नहीं था। अब जब ये रात को हुआ तो फिर मैंने लेट नाइट फिर पता किया। मैंने कहा यार ये तो जारी बात है, ये तो वही वाला काम है जो अली मोहम्मद खान के साथ हुआ, जो शरियार आफरीदी साहब के साथ हुआ, जो शंदाना गुलजार साहिबा के साथ हुआ। इन लोगों के साथ भी एक केस में पकड़े हैं, दूसरे में कर रहे हैं, एक में बेल हो रही है, दूसरे में पकड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ये हुआ, परवेज़ इलाही साहब के साथ आज तक हो रहा है। तो ये क्या है, ये क्या इनके लिए भी वही? तो उन्होंने कहा जी बात यह है कि आप भूल गए कि जिस नाजेबा गुफ्तगू की आप जिक्र कर रहे थे, वो नाजेबा गुफ्तगू क्या थी जो इन्होंने और इनके साथ जो ख़वातीन दीगर थी वो कर रही थी। अब मैंने फटाफट रिकॉल किया, मुझे ये पता था कि वो काबिल एतराज़ गुफ्तगू थी, लेकिन वो काबिल एतराज़ गुफ्तगू डायरेक्टेड कहाँ थी,
वो फिर जब मैंने उसको थोड़ा रिविजिट किया, वो वैसी नहीं है कि मैं यहाँ पर उसको कर सकूँ। वो एक रिपोर्टर उनसे बात करे, आपको अवेलेबल होगी इंटरनेट पे, आप जाके चेक कर लें। क्योंकि मैंने तो वो दोबारा देखी, क्योंकि मेरे पास वो मौजूद थी टेलीफोन के अंदर, तो मैंने अपने मोबाइल में वो दोबारा देखी, तो वो बड़ी सख्त चीज़ थी और मुझे लगा कि शायद किसी ने माफ़ कर दिया होगा, लेकिन नहीं, वो उसकी माफ़ी कोई नहीं है। तो लिहाजा अभी इनके लिए भी फिर माफ़ी कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आप लोग जो कल एक तासुर मिल रहा है कि कोई नरमी पैदा हो रही है, कोई नरमी नहीं। और मैंने रात को भी आपको कल रात के व्लॉग में बता दिया था कि ये तो ज़रा भूल जाए कि कोई नरमी किसी के लिए पैदा हो रही है, ऐसा फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जो एकदम दोबारा दबाव आया है कि ये क्या हो रहा है, कौन सी बेल, कौन किस केस में छोड़ रहा है, 9 मई रो क्रॉस, कोई फर्क नहीं हो रहा, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब के साहबजादे के लिए कि उससे मुलाकात हो जाए, हसान न्याजी से, हफीजुल्लाह साहब की और उनकी अहलिया की अपने बेटे से मुलाकात हो जाए, उसके लिए चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा गया है। बहुत से जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त की गई है, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि जी कोई रियासत की तरफ से कोई नरमी का सिलसिला हो, कम से कम बात करने दी जाए। लेकिन फिर हर कोई ये कहेगा जी कि अगर हसान न्याजी से बात शुरू हो जाएगी तो फिर बाकी जो लोग उन केसेस में इन्वॉल्व हैं, अगर उनसे घर वाले नहीं मिल पा रहे तो उनसे भी बात हो। अब चीफ जस्टिस साहब उस पर क्या हुक्म करते हैं, क्या नहीं करते, हो सकता है नहीं हो सकता, ये सिर्फ वक्त बताएगा। अब जरा आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। ये अटक जेल, देखिए आमतौर पर तो जब अदालत ने अनाउंस कर दिया ना, अदालत में कोर्ट ने हुक्म दे दिया, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। कोर्ट ऑर्डर आ जाना ठीक है, कोर्ट ऑर्डर आ जाता है, मौसूल भी शायद हो गया होगा, कल तक नहीं हुआ था बाय द वे। लेकिन अगर इमरान खान साहब के वकला बजिद हैं कि उनके पास कोर्ट ऑर्डर है, इट मीन्स कि अदालत ने कोर्ट ऑर्डर इशू कर दिया था, क्योंकि मुझे रिपोर्टर्स ने कंफर्म नहीं किया अभी तक। जेल हुकाम इमरान खान साहब को हवाले नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे थे? वो एक सीधा बहाना ये होता है कि हमारे पास अटेस्टेड कॉपी अभी तक नहीं आई। ये तो आप दे रहे हैं ना जी, हमारे पास तो अदालत से जब आएगी तो हम करेंगे। मुमकिन है आज जब अदालत से आ जाए तो ये मुंतकिली हो भी जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी नए तरीक़ाकार के जरिए कोई नया तरीका निकाल के अटक जेल की अथॉरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो कहे कि जी नहीं, नक्शे अमन का खतरा है, लिहाजा इनको वहां से मुंतकिल नहीं किया जा रहा और हमारे पास ये वजूहात है। बेशक हम इस मामले को अदालत ने जो हुक्म किया, हम इसके खिलाफ अपील में जा रहे हैं, इंट्रा कोर्ट में जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल में इंट्रा कोर्ट में जाएंगे और हम इसके खिलाफ हुकूमत अपील करेगी कि इमरान खान को इस फैसले को मुअत्तल किया जाए और हमारे दलाइल सुने जाए। ये भी मुमकिन है, आज किसी स्टेज पर आज के वक्त ये हो सकता है। लेकिन शायद ये वजह है कि नहीं जी पिंडी नहीं लेके आना, ले आएंगे तो उससे भी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, क्या हो गया, वो भी जेल ही है। लेकिन अब आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि छोटी छोटी चीजें भी उन पर कोई किसी को माफ नहीं करता। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि जो इशू है मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के साबिक शौहर खावर मानेका साहब का। देखिए खावर मानेका साहब कौन है? खावर मानेका साहब कस्टम के एक अफसर थे और उनकी जो शोहरत थी वो बसद एहतराम को इतनी अच्छी नहीं थी। कंडक्ट के हवाले से, तरीक़ाकार के हवाले से, काम करने के हवाले से, जो उनके कोलीग्स हैं, उनके बैचमेट्स हैं, वो उनके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते थे। खावर मानेका साहब कितने बाअसर थे और उन्होंने किस तरह अपने साबका बीवी यानी साबका अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, उनके असर व रसूख को इस्तेमाल किया मुख्तलिफ मामलात में, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये तबाहकुन मामलात थे और तबाहकुन डिटेल्स थी, आपको मैं इसकी झलक दे देता हूँ। देखिए एक पुलिस के अफसर हैं, अभी भी वो SSP हैं, अब ग्रेड 19 में है, उस वक्त शायद गालिबन ग्रेड 18 में थे। 2018 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, बुज़दार साहब नए वज़ीर आला पंजाब बने। अब खावर मानेका साहब का जो ज़िला है वहाँ वो DPO लगे, डॉक्टर उनका नाम रिजवान गोंदल है। अब रिजवान गोंदल साहब बड़े अच्छे अपराइट किस्म के अफसर हैं, तगड़े अफसर हैं, कुछ लोगों को मसाइल भी होंगे उनसे, लेकिन अच्छे तगड़े अफसर हैं। उनके साथ इशू बना खावर मानेका साहब का। खावर मानेका साहब का इशू क्या बना? एक तो वैसे ये कि जी वो बुशरा बीबी साहिबा के साहब का शौहर थे, तो उनको वैसे भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी कि खावर मानेका साहब से जाके आप मुलाकात कर लें। वो उनकी मुलाकात हुई ना हुई, लेकिन एक दिन रात को एक दरबार तक जाते हुए उन्होंने देखा कि जी कुछ ख़वातीन नंगे पांव रात को अच्छी
किसी घराने से, तो वो रात को जा रही है और किसी पुलिस की गाड़ी ने देखा कि यार ये सुनसान जगह है और यहाँ से गुजर रही है, तो उनको शायद गालिबन इंटरसेप्ट किया और पूछा जी कि आप कौन है, क्या है। वहाँ को शायद तल्ख कलामी हुई, मामला उलझ गया, उससे बात बढ़ गई। बाय द वे ये भी खावर मानिका साहब भी इस तरह की कि मतलब ये तो खैर अब अल्लाह जाने बंदा जाने, मैं तो इनको ये को मुझे कुछ शरई काम नज़र नहीं आते कि जी आप कहीं दरबारों पे जा रहे हैं तो जी आप गाड़ी से निकल के सजदे करते हुए जा रहे हैं, अस्तगफुरुल्लाह। मैं तो ने इन चीज़ों को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करता। मेरे नज़दीक तो ये बिदअत भी है, ये शिरक भी है, मुझे तो इसकी समझ कोई नहीं आती। लेकिन मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ कि इसके ऊपर कोई मैं फतवा दे सकूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती लोगों की जो ये हरकतें करते हैं। चले वो खैर कर रहे थे। अब उनका इतना असर ज़्यादा था कि रिजवान गोंदल साहब को लाइन हाजिर कर लिया गया, बुला लिया जनाब वज़ीर आला पंजाब ने, और बीच में कौन शामिल था वहाँ पर, एहसन जमील गुजर साहब। उस मीटिंग के अंदर बुला लिया उन्हें, उन्होंने कहा जी कि आप खावर मानिका साहब से माफ़ी मांगे, आपने तो ये बड़ी ज़्यादती कर दी, आप खावर मानिका साहब से माफ़ी मांगे। वो अफसर ने कहा, IG ने भी बुला लिया, उन्होंने कहा जी मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैंने जो काम अपना दुरुस्त कर रहा था, मैं एक पुलिस अफसर हूँ, मैं सरकार का मुलाजिम हूँ, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। वो मामला आपको याद होगा कि वो इतना हाईलाइट हुआ कि हालांकि निहायती मुतासिब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब मौजूद थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और वहां पर जो IG पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, उनकी भी क्लास हुई कि जी आपने ये कैसे तयन कर लिया कि आपका अफसर गलत कर रहा है और वो बंदा ठीक है, आपके अफसर का तो ठीक है। उन्होंने बाय द वे अपने अफसर को कहा जी कि रिजवान गोंदल साहब ने जी बड़ा इन्होंने जी शायद हाई हैंडेडनेस दिखाई है। असल में मामला क्या था, असल में मामला ये था कि जो खावर मानिका साहब थे, इनका इतना अरसर और रसूख था कि इन्होंने कहा जी कि मैंने तो इस रिजवान गोंदल को तो इबरत का निशान बनाना है। रिजवान गोंदल का तबादला कर दिया गया, पंजाब बदर कर दिया गया खावर मानिका साहब की जिद के पीछे। और ये फैक्चुअल बात है, वेरीफाई हो सकती है, 1000 सोर्सेज हैं इसके। इनको भेज दिया गया एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के जी रिपोर्ट करें इस्लामाबाद। वहाँ पहले तो इस आदमी की जाहिर बात है, जब आपको सूबा बदर किया गया, कोई तनख्वाह नहीं, कोई कुछ नहीं, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के पास उन्होंने कहा जी कि हमें तो सख्त ऑर्डर है कि आपको किसी और महकमे में, किसी और इदारे में नहीं भेजना, FIA में, नेशनल पुलिस फाउंडेशन में, किसी या इस्लामाबाद पुलिस, कहीं नहीं आपको भेजना, बिल्कुल भी नहीं आपको भेजना, और आपकी कहीं पोस्टिंग नहीं करनी। अब खावर मानिका साहब की आप असर का अंदाज़ा लगाएं और उनकी जो इस चीज़ का कि वो कितने ज़्यादा बोझ रखने वाले थे कि लाख कोशिशों के बावजूद जब बशीर मेमन साहब DG FIA लगे तो इनको रिजवान गोंदल साहब को बड़ी मुश्किल से कई, मेरे ख्याल में कुछ 6, 8, 10 महीने, साल गुजरने के बाद FIA में इनका तबादला, वैसे ही बैठ रहे बगैर तनख्वाह के, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के अंदर ही मिली ना मिली तनख्वाह, बस खजल होते रहे। FIA में गए, बशीर मेमन साहब के पास दफ्तर में चले गए खावर मानिका साहब कि क्या हाल है, ये है वो है, इस बंदे को पोस्टिंग नहीं देनी। मैंने कहा भाई बात ये है, मेरा अफसर है, यहाँ अभी आया है, अभी उसने रिपोर्ट की है, मैं दूंगा नहीं दूंगा ये तो DG FIA का एक सारा है, सवाबदीद है। यानी आप अंदाजा करें कि कहा जाता है ना सियासी मदाखलत, यानी कि ये नहीं कि खातून अव्वल ये कर रही हैं, खातून अव्वल के साबका शौहर अपनी साबका बेगम के असर रसूख और इस वजह से कि वो अब एक वज़ीर आज़म की एहलिया हैं, उसकी बेसिस पे वो ये अपना किसी अफसर के ऊपर अपना डंडा चला रहे थे और उसको इबरत का निशान बना रहे थे। ये हकीकत थी खावर मानिका साहब की, जो एहसन जमील गुजर साहब, फरा गोगी साहिबा, साबका खातून अव्वल, ये नेक्सस था पूरा। और इसके शवाहिद मौजूद है, मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, आपको इसके और बहुत से जो जर्नलिस्ट हैं वो इसकी गवाही देने के लिए तैयार हैं कि ये चक्कर था, ये इस हद तक वो गए। अब खावर मानिका साहब को एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने गिरफ्तार किया। केसेस होते हैं, मुमकिन आगे जाके बेल हो जाए। केस क्या है जी कि सरकारी ज़मीन है और कहा जाता है जी वो कब्रिस्तान की ज़मीन है जिसके ऊपर दुकानें बनी हुई हैं और वहाँ शादी हॉल बना हुआ है। अब उकाड़ा के अंदर ये ज़मीन है। अब खावर मानिका साहब ने ये कैसे किया होगा, ये कैसे मुमकिन है? देखिए मैं और आप, या आप हमारे घरों के बाहर देख लेना, वो छोटे सा ग्रीन बेल्ट होता है, उसके ऊपर आप कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए आप जनरेटर भी रख लेना कि मैंने बाहर, तो हाउसिंग सोसाइटी वाले आ जाते हैं कि ये तो ग्रीन बेल्ट है, इसको खाली करें।
ये छोटी सी वो एरिया जो जिसके पैसे आपने दिए होते हैं, कई दफा वो शायद प्लॉट का हिस्सा होता है, लेकिन क्योंकि सोसाइटी किसी ने लिखा हुआ है कि ये ग्रीन बेल्ट रहना है तो वो ग्रीन बेल्ट रहेगा। इसी तरह कोई और जगह है, आप 1 इंच नहीं सरकारी जमीन ले सकते किसी से, उसके ऊपर कब्जा तो छोड़ के बाद आप उसको छोटी 1 ईंट नहीं रख सकते। यहाँ शादी हॉल और दुकानें बन गई, अब जिसके कहने पे बनी होंगी, जिसकी वजह से बनी होंगी, वो भी तो कुछ हुआ होगा ना। आप ठीक है लीज पे जमीन मिलती है सरकार की, उसका कोई लिखत पढ़त होती है, कोई उसका किरायानामा होता है कि सरकार की ज़मीन है, म्यूनिसिपल कमेटी की है, किसी और इदारे की है, तो जी हमने उनसे लीज पे यानी किराए पे ज़मीन ली है, ये किरायानामा है, हर महीने हम उस ज़मीन की मद में इतना किराया सरकार के खजाने में जमा कराएंगे। अगर तो खावर मानिका साहब के पास वो होता तो वो बता देते कि हाँ बिल्कुल मैंने लीज पे ज़मीन ली है और ये किरायानामा है, ये मैं किराया पे कर। लेकिन बताया कि जाता है जी कि ना उनको किरायानामा है, ना कोई उसका एग्रीमेंट है, ना कोई पैसे जमा हुए हैं और उसके ऊपर ये सब कुछ किया गया है। अब आप मुझे अंदाजा करें, वो मेरे दोस्त जो कहते हैं जी कि ईमानदारी का मंबा रहे जनाब इमरान खान और कुछ बड़ा आला बड़ा ज़बरदस्त काम होता रहा, और कई हमारे दोस्त ऐसे हैं, वो ऐसे बादशाह लोग हैं, कहते हैं बस जी वो बेगम साहिबा की वजह से इमरान खान साहब खराब हुए, बेगम साहिबा की वजह। अरे भाई ये कैसे मुमकिन है, घर आपका, ओहदा आपका, और आपकी खातून अव्वल कभी तोहफों में, कभी पंजाब के तकर्रर तबादलों में इन्वॉल्व हो, जैसे कहते हैं ना यहाँ तक, और आपको पता ही नहीं चल रहा। सब आपको पता, आपके इन्फॉर्मर, सबसे बड़े इन्फॉर्मर शहजाद अकबर साहब थे, बड़ी ग्रिप थी उनकी, सब पता था पंजाब में क्या हो रहा है, फलाना ये लग रहा है फलाना, और आपको पता ही कोई नहीं था सर। और आप कह रहे हैं मुझे तो कोई पता नहीं, मैंने तो कोई 2 नंबरी की ही नहीं। यार इस तरह ना करें। मैं नहीं कहता बाकी दूध के दुल्हे हैं, बाकी भी यार होंगे, सारों को आप कह दें, लेकिन कम से कम जब आप ये कहते हैं कि नहीं जी, वो हमारे दोस्त जो कहते हैं कि वो मर्द मुजाहिद, तो मर्द मुजाहिद जो है ना वो अपनी बेगम के साबका शौहर के लिए ये तकरुणियाँ, तकवादले और ये ज़मीनें ज़मूने का काम नहीं करवाता। या कम से कम अगर पता ना भी चले कि पहले हो रहा, तो इमरान खान साहब के तो सोर्सेज मौजूद थे, और ये बुज़दार साहब बड़ी करप्शन कर रहे थे, बुज़दार साहब बड़ी करप्शन कर रहे थे और इमरान खान साहब को पता नहीं था। अरे वाह, हर चौथे दिन तो इमरान खान साहब लाहौर आए होते थे, शहजाद अकबर उनके साथ और जनाब सेक्रेटरी उनके साथ, फलान ये वो, हर एक को पता था पंजाब में क्या हो रहा है, इमरान खान साहब को नहीं पता था। तो लिहाजा मैं कहता हूँ इन चीज़ों को ज़रा आप थोड़ा सा यार हिम्मत हौसला करें। ये इतनी ज़्यादा काम 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। ये वो हकायक हैं जो वेरीफाइड है। खावर मानिका साहब ने कैसे अपनी साबका बेगम का असर रसूख इस्तेमाल किया, हर एक को पता है, और आप वेरीफाई कर लें इसे जाके। ये आज का पहला व्लॉग था जी, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह रात को आपको मजीद तफसीलात देंगे। बहुत शुक्रिया।